हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। दरअसल इस बार विज ने राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर निशाना साधा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वार का दौर शुरू कर दिया तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की वार का साफ शब्दों में पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल को शेयर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था कि बीजेपी सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। नौकरी ही नहीं है तो क्या संडे क्या मंडे। अब राहुल गांधी के इसी पोस्ट को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने करारा जवाब दिया। खूब नौकरियां मिल रही हैं भाजपा के राज में और खूब इकोनॉमी भी तरक्की कर रही है। जीडीपी 20.1% तरक्की की है। इस दौरान विज ने न सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधा बल्कि राहुल गांधी के शेयर किए गए आर्टिकल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। जीएसटी हमारा 1.25 लाख करोड़ रुपए बड़ा है और राहुल गांधी जी पता नहीं कहां से आंकड़े लेते हैं। विज के मुताबिक बीजेपी के राज में जनता को खूब नौकरियां मिल रही हैं और देश की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज लगातार अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन ट्विटर के इस वार पलटवार के दौर में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी। क्या हो, जहां जानवरों का इलाज होता है वहां जानवरों की बजाय इंसानों का इलाज किया जाए। खबर चरखी दादरी से सामने आई है, जहां पशु अस्पताल की जर्जर बिल्डिंग में बैठकर मरीजों को इलाज हो रहा है। जर्जर पड़ी ये बिल्डिंग जहां किसी की बैठने की व्यवस्था नहीं है और सुविधाओं की तो कमी ही कमी है। दीवारों के हाल बदहाल है, कुछ कमरे गंदगी से भरे पड़े हैं और गंदगी की दूसरी ओर कुछ दवाइयां बिखरी पड़ी हैं। अब दीवारों पर बनी कलाकृति को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये कोई पुराने अस्पताल की जर्जर पड़ी बिल्डिंग हो। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चरखी दादरी के कल्याणा गाँव की इसी जर्जर बिल्डिंग में मरीजों का इलाज होता है। और ये आप देख रहे हो हॉस्पिटल बिल्कुल जर्जर हो चुका है और जो ये साथी हैं इन्होंने बताया कि ऐसी कंडीशन है हॉस्पिटल की, डॉक्टर की सुविधा भी मान लो ना के बराबर है और डॉक्टर को ना बैठने के लिए जगह है। साइड वाले हॉस्पिटल में जो पशुओं का उसमें डॉक्टर बैठते हैं वो भी पंचायत की ज़मीन है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। डॉक्टर से आपने पहले बात की थी, उन्होंने बताया था प्रशासन को हमने बार बार सूचित कर चुके हैं कि हमारे लिए बैठने की जगह बनाओ, हॉस्पिटल का कार्य करवाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। बता दें, कल्याणा गांव के पंचायत भवन में ग्रामीणों के लिए डिस्पेंसरी खोली गई थी, लेकिन पंचायत भवन की बिल्डिंग जर्जर होने की वजह से उसे पशु अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। अब पशु अस्पताल का हाल तो आप सभी के सामने है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स ने गांव के सरपंच पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। तो चिंता है कि कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का बैठेगा कहाँ। इनको सिर्फ एक दिशा के अंदर चाहिए जो वो बनवा चुके हैं यहाँ, उसमें भी बैठने के लिए जगह में नहीं दे रहे। अच्छा, दूसरी बात, पता नहीं गाँव में टीबी के केस सबसे ज़्यादा, कोरोना के केस यहाँ मिले। हमने उनकी तरफ ध्यान भी दिया, लेकिन गांव हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। पूरा गांव ही ऐसा हो गया कि पता नहीं, वो कहते हैं सरपंच आके जा भी चुके हैं, कोई सरपंच हमारे ना तो बैठने की कोई व्यवस्था कर रहा है ना कुछ और सुविधा उनको सब चाहिए। जानवरों के हॉस्पिटल की बिल्डिंग इस कदर जर्जर हो चुकी है कि छत से मलबा गिर रहा है और दरवाजे खिड़कियां तो नाम मात्र के रह गए हैं। तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल की हालत को लेकर कई बार शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार उनकी गुहार को अनसुना किया गया। अब देखना ये होगा कि खबर के सामने आने के बाद प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक संज्ञान लेता है।
बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और भय के साए में मरीजों का इलाज करना पड़ता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि खबर सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेता है। हरियाणा खेल और खिलाड़ी के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं, पदक लाते हैं, लेकिन नूह के राजीव गांधी स्टेडियम ने उन खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो कि संघर्ष कर पदक लाना चाहते थे, देश और प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते थे। कहीं खेत खलियानों से तस्वीरें तो कहीं कूड़े कचरे का ढेर। ये टूटी फूटी शराब की बोतलें, बदहाली के आंसू बहाती पुरानी खंडर सी इमारत, दीवारें दरारों से भरी पड़ी है तो खिड़कियां टूटी फूटी लटक रही है। बिल्डिंग के बाहर गंदे पानी का मानो तालाब सा बन गया है। ये हाल है नूह के राजीव गांधी खेल परिसर का। राजीव गांधी खेल परिसर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शासन प्रशासन तो मानो टोक्यो में हुई खिलाड़ियों की जीत के जश्न में डूबा है, लेकिन जहां खिलाड़ी दिन रात प्रतियोगिताओं के लिए मेहनत करते हैं, वहां का हाल कोई नहीं जानना चाहता। टीम की हालत इतनी बदतर हुई पड़ी है, ये हम मेवात के लिए तो कोई सुविधा ही नहीं दे रही है। पता नहीं कैसी सरकार आई, इतनी नकीमी सरकार आई है, इसने मेवात का बेड़ा गर्क कर दिया। आप जाके देखो सर, उसमें वीडियो बना के देखो उसमें क्या हो रहा है। उसमें बच्चे खेलने लायक नहीं है, उसमें इतनी एक हाथ की घास खड़ी हुई है सर, उसमें दिन में ज़्यादा भी डर लगता है सर। और उसमें क्या है कि किकरिया खड़ी हुई है, उसमें लोग अवैध रूप से आते हैं जाते हैं, बच्चों को कोई वो नहीं मिलता सर। वहाँ आप बिल्डिंग की हालत देखोगे तो इस तरह हालत गुजरी हुई है जैसे कोई यहाँ कितनी पिछड़े वर्ग इलाके में कोई बिल्डिंग पड़ी हुई है, उसमें नहीं शीशा है नहीं कुछ है। जो लगा हुआ था, जो सरकार ने कुछ उसका लगाया था उस टाइम, वो भी सारा खत्म हो गया। स्टेडियम में स्टाफ की नियुक्ति से लेकर सुविधाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। स्टेडियम में ना तो कोच है, ना बिजली की व्यवस्था है और ना ही पीने का पानी है। और तो और खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए बने इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का सामान भी नहीं है। अगर उसमें कोई स्टाफ होता या काम चलता तो उसमें कुछ होता, कोई बच्चा पढ़ता, कोई मेडल लाता। उसमें कुछ है ही नहीं है, सुविधा नहीं है, खाली शराब का घर बना हुआ है। जना होता उसमें खुल्लम खुल्ला, उसमें तो ओनली शराब पीने वाले जाते हैं वहाँ और जना करने वाले जाते हैं और कुछ नहीं है। बहुत काफी दिन बने हो गए इसको। तो वहीं स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि स्टाफ की कमी के चलते खेल विभाग का इन खेल परिसरों की ओर कोई ध्यान नहीं है। अब सुविधाओं के अभाव में स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस तो नहीं हो पाती, लेकिन ये स्टेडियम नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। अब देखना ये होगा कि राजीव गांधी स्टेडियम की बदहाली की तस्वीर सामने आने के बाद प्रशासन इस मामले में कब तक संज्ञान लेता है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए निरंतर कदम उठाती है। हरियाणा की खेल नीति का बाकी राज्य भी अनुसरण करते हैं, लेकिन नूह को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या केवल बजट जारी कर देना काफी है या फिर स्टेडियम की क्या स्थिति है, इसका जायजा भी लिया जाएगा, खामियां दूर भी की जाएंगी। टोक्यो में अपनी जीत का डंका बजाने वाले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की घर वापसी हो गई है। जापान से अपने वतन लौटने के बाद ये खिलाड़ी अपने घर पहुंच रहे हैं, जिनका लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। टोक्यो में पैरालंपिक खिलाड़ियों ने इस बार कमाल कर दिखाया है। एक के बाद एक करके कई खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया। अब टोक्यो पैरालंपिक में अपनी शानदार जीत का श्रेय खिलाड़ियों ने अपने कोच को भी दिया है। लिहाजा विदेश से वतन वापसी होने के बाद टोक्यो में सिल्वर मेडल जीतने वाले बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया नारायणगढ़ पहुंचे और अपने कोच का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान योगेश कथुनिया का उनके कोच और बाकी शहर के वासियों ने भी जोरदार स्वागत किया और खुशी में मिठाइयाँ भी बांटी। बहुत खुशी हो रही है। मैंने बहुत ही दिल से प्रैक्टिस करवाई थी इनको, क्योंकि स्ट्रेंथ इंक्रीज करना काफ़ी मुश्किल रह जाता है कई बार, तो उसके लिए हमने बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस करी थी। इसके बहुत खुशी है कि इसका सिल्वर मेडल आया और अगले साल हम इसको गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे पूरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अगले साल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करेंगे। मैंने हाल ही में पैरालंपिक्स में 56 कैटेगरी डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है और यहाँ पर मैं अपने कोच से मिलने आया था नारायणगढ़ में और सबने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया है। मेरे दो कोच हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के भी, अंकित भैया और अंकी भैया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं रहने वाला बहादुरगढ़ का हूँ। इतनी पड़ती है क्योंकि एक ओलंपिक लेवल का मेडल के लिए बहुत सालों से ट्रेनिंग करनी पड़ती है और जितना ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आगे इजी हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल रोहतक जिले के इस्माइला गांव में अपने ननिहाल पहुंचे, जहां पर फूलों की बारिश कर और नाच गाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर नरवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि अब पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी वही सम्मान दिया जा रहा है जो अन्य खिलाड़ियों को मिलता है। जो मान सम्मान था वो दोनों ही तरफ से बराबर था और जैसे उनको ट्रीट किया गया था ऐसे ही इनको भी ट्रीट किया गया था। और आप कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि 19 मेडल आए आपकी बार। पिछली बार तो 2016 में 19 प्लेयर गए थे यहाँ से और जबकि 4 मेडल ही जीत पाए थे, लेकिन अब की बार 19 मेडल आए हैं जिनमें से 5 गोल्ड हैं। तो अब की बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। ये परिवार को ही जाता है सर, और मेरे कोचेस और जिस मतलब जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से भी और पूरे समस्त भारतवासियों को। खिलाड़ियों के घर वापस पहुँचने पर खुशी का माहौल है, सिर्फ खिलाड़ियों के घर परिवार में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में। अब जहाँ जहाँ खिलाड़ी पहुँच रहे हैं वहाँ इन खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। खिलाड़ियों के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये खिलाड़ियों की बरसों की मेहनत का नतीजा है जो इनके सम्मान में आज पूरा देश खड़ा है। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये खिलाड़ियों की बरसों की मेहनत का नतीजा है कि उनके सम्मान में आज पूरा देश खड़ा है। हरियाणा में 14 जिले ऐसे सामने आए हैं जिनमें भूजल खतरनाक स्तर तक गिर रहा है, जिसके चलते किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि किसानों को नए ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग भी किसानों को कम पानी वाली खपत की फसलें बोने के लिए प्रेरित कर रहा है। पानी जा पहुंचा पाताल, नहीं मिल रहे नए ट्यूबवेल कनेक्शन, किसान हुए परेशान। किसी भी खेत में खेती पानी पर निर्भर करती है। ऐसे में हरियाणा में खेतों में पानी के लिए किसान ट्यूबवेल यानी कि भूजल पर निर्भर करते हैं, लेकिन गिरता भूजल अब किसानों के लिए परेशानी बन रहा है। दरअसल हरियाणा के 14 जिलों में पानी पाताल में जा पहुंचा है। पानीपत भी उसी सूची में शामिल है। कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में बीते 42 साल में 60 फुट भूजल स्तर नीचे जा पहुंचा है। साल 2000 में पानीपत में भूजल औसतन 31 से 35 फीट पर था, जो कि अब 90 फीट पर जा पहुंचा। पानीपत का यमुना से लगता सनोली और बापोली ब्लॉक डार्क जोन में आ चुका है। बिगड़ते हालात को देखते हुए कृषि क्षेत्र में लंबे समय तक बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। साथ ही साथ ड्रिप सिस्टम और फुवारा विधि पर भारी सब्सिडी की योजना का लक्ष्य भी यही है। लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार कदम उठा रही है, तो ऐसे में किसानों की जमीन भी बंजर हो गई है और ट्यूबवेल कनेक्शन न मिल पाने के चलते ब्लॉक के सैकड़ों किसान आज परेशान हैं। गाँव नगला पार का एक किसान हूँ और मेरे पास 16 एकड़ जमीन है, जो कि आजकल पानी की कमी में काफ़ी ज़मीन मेरी बंजर हो चुकी है। 2016 में मैंने 21/7/2016 लगभग मतलब 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, तब मैंने पानी उसकी सिक्योरिटी अप्लाई करी थी कनेक्शन के लिए, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए, लेकिन आज तक भी मेरे को कनेक्शन नहीं मिला। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि किसानों के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर यही हालत रही किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। कृषि विभाग के डायरेक्टर वीरेंद्र आर्य ने बताया कि सनोली बापोली ब्लॉक में पानी बर्बाद किया गया, धान की फसल पर जोर दिया गया। नतीजा ये रहा कि पानी की खपत बहुत ज्यादा हुई, जिससे पानीपत में पानी पाताल में चला गया। तो वहीं अब प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाएं चलाई है ताकि पानी की खपत को कम किया जा सके। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को धान की खेती की बजाय बाजरा जैसी अन्य फसलों की तरफ मोड़ा जा रहा है, क्योंकि धान हमारे भूजल को लगातार कम कर रही है। ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए अपनी खेती में किसानों से बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है और इसीलिए सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी निर्धारित की है। तो वहीं हॉर्टिकल्चर की तरफ भी किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को ये कहते हैं कि जो कम जैसे कोई दलहन फसलें हैं वो लगाएं, या रबी के सीज़न में आप सरसों की फसल लें, क्योंकि सरसों की फसल को वैसे भी पानी की कम जरूरत रहती है सिंचाई की, गेहूं की अपेक्षा हम देखें तो उन तरफ प्रेरित किया जा रहा है। उनको ट्रेनिंग भी समय समय पर दी जाती है।
वही समस्या के चलते किसानों की जमीन भी बंजर हो चुकी है। नए ट्यूबवेल कनेक्शन न मिलने की वजह से ब्लॉक के सैकड़ों किसान परेशान है। सोनीपत का एक ऐसा दंपति जिनके बीच में पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा था, लेकिन हद तो तब होगी जब दोनों के इस विवाद ने उनके साथ साथ उनके एक 12 साल के मासूम की जान भी ले ली। घरेलू विवाद को अगर समय रहते ना सुलझाया जाए तो उसका अंजाम इतना बुरा हो सकता है कि शायद सोचा भी ना गया हो। सोनीपत में घरेलू विवाद 3 लोगों की मौत का कारण बन गया। विवाद से मरने वाले 2 वो लोग थे जिनके बीच ही विवाद था और तीसरा वो मासूम जो दोनों को बचाने की कोशिश में मारा गया। घटना सोनीपत के वेस्ट रामनगर की गली नंबर 2 की है। ये हमारे पास 12:15 बजे ये सम रेलवे स्टेशन सोनीपत की तरफ से मेमो आई। रेलवे किलोमीटर नंबर 40 या 25 और 47 के एक के बीच में अपलाइन पर जो है 3 डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, जिस पर एसओ साहब के साथ हमने पूरा स्टाफ गया तो वहाँ पर 3 डेड बॉडी पड़ी, जो कि 2 डेड बॉडी तो लाइन अपलाइन के बीच में थी और बच्चे की डेड बॉडी लाइन के बाहर थी, जिनकी शनाख्त जो है गांव बिदलान के रहने वाले हैं, हाल में वेस्ट रामनगर सोनीपत रह रहे हैं। जिनमें कोई घर में मियाँ बीबी की जो है उनकी ताशुनी हुई है, घरेलू झगड़ा हुआ है, जिस कारण दोनों मियाँ बीबी ने आत्महत्या की है ट्रेन से और बच्चा उनके पीछे चलाता हुआ भागा है तो वो ट्रेन की चपेट में आया। घटना में परिवार के तीनों सदस्य गादीराम, उसकी पत्नी सुनीता और बेटे शुभम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गादीराम और उसकी पत्नी के बीच घटना से पहले भी विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ने खौफनाक कदम उठाया। जो बता रहे हैं वहाँ पे एक बच्ची, छोटी बच्ची मिली उनकी, जो बच्चे से मरने वाले लड़के से बड़ी है। उसने बताया भी घर में उसके पापा मम्मी के जो है तो तुम्हें में हुई है, जिस कारण से उसका पापा वहाँ पे मोटरसाइकिल पे बिठा कर लेकर गया भी कहीं काम से जाना है। लेकिन वहाँ वो बातें करते लगे, अचानक ट्रेन आ गई और वो दोनों ट्रेन के आगे सुसाइड कर दिया। बच्चा उनको बचाने के लिए चिल्लाता उनके पीछे भाग गया। जो ट्रेन सुसाइड नहीं किया बच्चे ने, वो ट्रेन की चपेट में आया। घरेलू विवाद को सुलझाने की बजाय बढ़ाने की सजा न केवल दंपति को मिली है बल्कि इनके साथ साथ 12 साल के मासूम को भी मिली है, जो दोनों को बचाने की कोशिश में था। वहीं तीनों की मौत के बाद पीछे रह गई है वो मासूम जो तीनों की मौत की गवाह और परिवार की इकलौती सदस्य है। बहरहाल तीनों का पोस्टमार्टम हो चुका है, तीनों के शव उनके परिजनों को भी सौंप दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पलवल जिले के चिल्ली गांव में रहस्यमयी बुखार से 8 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। मासूमों पर बरसा जानलेवा बुखार का कहर, पलवल के हथीन में मौत का तांडव। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का कहर बरपे इससे पहले की जानलेवा बुखार आफत बनकर बरस रहा है। हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में रहस्यमयी बुखार की वजह से बीते 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण इन मौतों को डेंगू बुखार की वजह से मान रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बच्चों की मौत के लिए गांव में फैली गंदगी को जिम्मेदार बताता है। इसमें कुछ हमें खबर मिली थी कि यहाँ कुछ बच्चों को बुखार हुआ है और कुछ 1-2 मौतें भी उन्होंने बताई थी, तभी से हमारी यहाँ कार्रवाई जारी है। उसी दिन नेक्स्ट डे से ही हमने यहाँ पे सर्वे शुरू किया है। मलेरिया घर घर जाके स्लाइडें बनाई जा रही है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम यहाँ लगा दी गई थी। उनको दवाई भी दी जा रही है, ओपीडी भी चलाई जा रही है, स्प्रे भी किया है, इंडोर स्प्रे भी कराया है और फॉगिंग का भी हमारा प्रोविजन है करने का। तो पूरी तरह से मतलब हमारा ये प्रोग्राम जो है ना पूरा चल रहा है। इसमें बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है मलेरिया डेंगू के बारे में, क्योंकि यहाँ देखा कि थोड़ा सा साफ़ सफाई की थोड़ी कमी देखी गई यहाँ पे, तो ये भी हम उनको थोड़ा बता रहे हैं और इसके बचाव के हम कैसे इससे बच सकते हैं बीमारी से, वो भी हम उनको जागरूक कर रहे हैं लोगों को। तो ये हमारा डेली एक्टिविटी चल रही है जब से और लगातार जारी रहेगी जब तक आप उसको पूरा काबू नहीं कर लेते। अब बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया। स्वास्थ्य विभाग चिल्ली गांव का दौरा करने पहुंचा, लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि बुखार से अब और किसी की जान ना जाए। हथीन के चिल्ली गांव में बुखार का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, जो वाकई में चिंताजनक है। ये सर डेंगू बताया जी, वहाँ भी लल्हड़ में भी हथीन में भी डेंगू बताया जी सर। डॉक्टर ने हो नहीं लिया सर ने, मैंने कई डॉक्टर पे दिखाया सर। फिर वहाँ से हथीन से मैं लल्हड़ लेकर नहीं गया, ज़्यादा सीरियस हो गया।
फिर लल्हड़ में भी डॉक्टर ने ये कही कि इसका डेंगू है, ज़्यादा परेशानी हो रही बच्चा के, आग लगी पड़ी पूरे शरीर में। तो बच्चा 19 सुबह 6 बजे ख़त्म हो गया। 7 साल का है बच्चा और साकिब नाम है उसका। हाँ जी। तो लल्हड़ में जो डॉक्टर थे उन्होंने डेंगू बताया? हाँ सर, डेंगू बता रहे हुए तो सर। अगर डेंगू में ऐसा ही होता है, ऐसी चिल्लाटपनों करता है बच्चा, ज़्यादा पाम हाथ पीट रहा है, पूरा आग लग रही है उसके। बता दें, पिछले कई दिनों से बुखार के मरीजों की संख्या गांव में बढ़ने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिनकी रिकवरी नहीं हो पाती और मौतें हो रही हैं। उसमें बताते जी प्लेट कम है, डेंगू बुखार है, और कोई कुछ नहीं बताता डॉक्टर हमें। ये सब बच्चे ही हैं जी, करीबन लेके 3 साल से और 12 साल तक के बच्चे हैं। उसमें बड़े आदमी नहीं है, बच्चे ही हैं सारे। हर घर गले 1-2 बड़े या छोटे जरूर मिलेंगे बीमारी की वजह से। हर घर में बुखार? हाँ बिल्कुल ही, हर घर में। कोई घर ऐसा नहीं है गांव चिल्ली के अंदर है जिसमें बुखार की शिकायत ना है। और सबके लिए डेंगू बताते हैं, वो तो आगे डॉक्टर पता नहीं क्या है क्या नहीं। और बिल्कुल बहुत खौफनाक है, हर आदमी डरा हुआ है। गांव में फैली इस भयंकर बीमारी के पीछे स्वास्थ्य विभाग और गांव वालों ने गांव में फैली गंदगी को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन को गांव का जायजा लेना चाहिए और ये भी सुनिश्चित करनी चाहिए कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं के पुख्ता इंतजाम हों। पानीपत में बिजली निगम की लापरवाही के चलते करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बिजली निगम की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं पंचकूला में भी ड्यूटी के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। हरियाणा में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा कर्मचारियों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानीपत के कबाड़ी रोड पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से रोड से गुजर रहे एक युवक की जान चली गई। बता दें कि 35 साल का सौरभ काम पर जा रहा था तो कबाड़ी रोड पर बिजली के खंभे में करंट आने से वो उसकी चपेट में आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले कबाड़ी रोड पर मीटर बदलने का काम चल रहा था। काम के दौरान विभाग के कर्मचारियों ने खंभे पर तार ठीक से नहीं लगाई, जिस वजह से खंभे में करंट आ गया। सही होया, जो लड़का चढ़ के कंपनी जा रहा था, कंपनी में जाते हुए उसको करंट लग गया खंभे से। हाँ जी, लापरवाही है ये बिजली वालों की, मौके पर मौत हो गई बंदे की। वही मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि अगर परिजन मामले में किसी पर लापरवाही के आरोप लगाते हैं तो पुलिस जांच करेगी। लेकिन लापरवाही का तो किसी ने आरोप लगाया नहीं है। युवक था जो जा रहा था, पानी भरा हुआ था, खंभे के पास से जब वो गुजरा तो उसको करंट लग गया और वही मौके पर हो गई, उसकी मौत हो गई। तो कार्रवाई हमने उसमें कर दी है, पोस्टमार्टम करवा दिया। और फिर भी कोई अगर ऐसी कंप्लेंट मिलती है कि भी किसी इसमें लापरवाही। वहीं दूसरी तरफ पंचकुला के सेक्टर 3 में बिजली ठीक करने का काम कर रहे बिजली कर्मचारी करंट की चपेट में आ गए। एक कर्मचारी की मौत हो गई, दूसरा कर्मी गंभीर तौर पर झुलस गया, जिसे पीजीआई रेफर किया गया। बता दें, बिजली ठीक करने का काम करते समय बिजली की सप्लाई बंद की जाती है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है। चशमदीद की माने तो उसने खंभे से आग निकलते हुए आवाजें सुनी थी। सर, मैं बाइक से इधर से आ रहा था अपनी गोदाम की तरफ। मैं वो जस्ट वहाँ पहुँचा, इतने में देखा धड़ाम धड़ाम आग सी लग रही, धुआं से उठने लग गए। एक तो बेचारा वहाँ गिर गया जस्ट एक घास में कोने पे, और एक जस्ट वो तार जहाँ कटी है सामने वो एक की बॉडी वहाँ पड़ी हुई है। और मैं डर के मारे जब धुआं, और मैं जस्ट पीछे भाग गया अपनी बाइक लेके, वापस हो गया मैं डर के मारे। अभी भी कांप रहा हूँ, देख लो मैं इसके डर से। वहाँ पे धुआं ही धुआं, आग ही आग लग रही थी पूरी। वहीं जांच अधिकारी ने कहा कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखिरकार लापरवाही किसकी है, जांच के बाद साफ हो पाएगा। बिजली का ब्रेक डाउन हो गया था, उसको ठीक करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। बचाने के एक बंदे के शो तो करंट लग गया, एक की मौके पर डेथ हो गया, एक को अभी हॉस्पिटल में ले गए। अभी हर जांच कर रहे हैं सर, बिजली वालों से पता करेंगे, उसके बाद बताएंगे। ये तो अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसे हुए और किसकी लापरवाही की वजह से बिजली कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। वही पानीपत हादसे में भी ये देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है।